तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कि 365 दिन इंतज़ार में रहता है और तैयारी करके बैठा है। हमारा जो संगठन है वो मूलभूत रूप से ऐसा एक संगठन है जो कि कभी भी अपना जितना भी कार्यकर्ता है उसको कभी बेकार नहीं बैठने देगा। जहाँ तक टोल प्लाज़ा का संबंध है, टोल प्लाज़ा पर हमेशा से पहले से लेकर आज तक भाजपा हमेशा मुखर होकर इसके ऊपर बातचीत करती रही है और वहाँ से लेकर टोल प्लाज़ा का जो अपना स्पॉट है वहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टी के मुख्यालय तक, इधर त्रिकुटा नगर में और दिल्ली तक हमने ये आवाज़ लगातार उठाई है। उन्होंने कविंदर गुप्ता जी ने खुलकर इसके ऊपर बातचीत खुद की भी है। कविंदर गुप्ता जी की तरह कि आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला? देखिए, अगर आपने खुद भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप देखेंगे कि कट शॉट्स हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन जो है वो नज़दीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब इलेक्शनों का दौर आता है ना तो फिर गैस सिलेंडर सस्ता, उसके बाद धीरे धीरे पेट्रोल सस्ता, फिर दालें सस्ती, फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें काम आती हैं वो सस्ती। ऐसा धीरे धीरे शुरू होना हो गया है, क्योंकि 200 रुपये पीछे सिलेंडर सस्ता हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जब इलेक्शन पास आने वाली हो ना तो बहुत से मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, कटाक्ष होते हैं, बयानबाजियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है जब आपके इर्द गिर्द होने लगे, समझ लीजिए कि मौसम अब इलेक्शन का आने वाला है। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रदीप जी हैं, जो कि मीडिया इंचार्ज हैं और सोशल मीडिया को भली भांति जानते हैं। आज के जो पत्रकार हैं या पत्रकारिता है उसको भली भांति जानते हैं और इनसे आई खुल के बात भी करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर। और क्या इनसे ये भी पूछेंगे कि इलेक्शन की तैयारियां जो है, भाजपा हमेशा कहती तैयार बैठे हैं, क्या वो तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं? डॉक्टर साहब, स्वागत है चैनल 1 पर। और मैंने जैसे जिक्र किया शुरुआत में ही कि जब इस तरह की गतिविधियां होने शुरू हो जाएं इर्द गिर्द तो समझ लीजिए इलेक्शन आने वाली है और भाजपा हमेशा कहती है इलेक्शन के लिए हम तैयार बैठे हैं। क्या कुछ कहोगे? क्या जो लोग अपोजिशन इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन का, उसके लिए तैयार है भाजपा? राहुल जी, धन्यवाद। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका चैनल एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात कि जहां तक बात रही कि अपोजिशन तैयार बैठा है, अपोजिशन इंतज़ार कर रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो कि 365 दिन इंतज़ार में रहता है और तैयारी करके बैठा है। हमारा जो संगठन है वो मूलभूत रूप से ऐसा एक संगठन है जो कि कभी भी अपना जितना भी कार्यकर्ता है उसको कभी बेकार नहीं बैठने देगा। जो कार्यकर्ता है वो निरंतर किसी ना किसी कार्य में व्यस्त रहता है और जितने भी कार्य हैं वो जनता के बीच में होते हैं, जनता की संवेदनाओं को सुनते हुए होते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हुए होते हैं। जो जनता के अपने रोज़मर्रा की जो शिकायतें हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको वो उठाते हैं। बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो है वो वार्ड लेवल के कार्यकर्ता के पास आता है, वार्ड लेवल का कार्यकर्ता जो है वो मंडल स्तर के ऊपर चर्चा होती है, मंडल स्तर की जो है वो डिस्ट्रिक्ट, जिला, उसके ऊपर चर्चा होती है और जिला की चर्चा जो है वो आगे यहाँ पर हमारे प्रदेश स्तर पर होती है। कोई दोराय नहीं प्रदीप जी के भारतीय जनता पार्टी में जो डिसिप्लिन दिखता है शायद ही किसी और पार्टी में होता होगा। यहाँ पर चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिकली चलती है। यहाँ पर हर एक को कुछ भी कहने की आज़ादी नहीं है, एक डिसिप्लिन मैनर के साथ सब चीज़ें चलती हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, टोल प्लाज़ा का मुद्दा पीछे बहुत गरमाया और उसको लेके भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ताओं के ज़रिए भी, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर जी हों, चाहे वो मनियाल जी हों, चाहे वो चंद्र प्रकाश गंगा जी हों, चाहे रविंद्र राणा प्रदेश अध्यक्ष हों या देवेंद्र राणा जी हों या कोई भी हो, उन्होंने दफ्तर बैठ के ज़रूर कहा कि अगर रोड ख़राब है तो टोल नहीं लगना चाहिए। और इस संदर्भ में दिल्ली मिलने भी गए नितिन गडकरी जी से, टाइम भी मांगा, एनएचए की टीम भी आई, रिपोर्ट सबमिट भी हो रही है। आपको लगता है कि जब उम्मीदें किसी पार्टी से बढ़ जाए कि हमारे मसले मसाइल हल करेंगे तो लोगों की निराशा भी झेलनी पड़ती है कि हाँ भाई उम्मीदें ज़्यादा हैं, अगर वो चीज़ें उम्मीदें पे खरी नहीं उतरी तो कटाक्ष भी करेगी जनता? देखिए, आशा, निराशा, गिला शिकवा, प्यार मोहब्बत, ये सारा अपने ही से किया जाता है। और भाजपा जो है वो जम्मू के लोगों की अपनी पार्टी है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने जम्मू की आवाज़ को आज तक हमेशा बुलंद किया है, जम्मू के लोगों की आवाज़ बन के उभरी है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। जहाँ तक टोल प्लाज़ा का संबंध है, टोल प्लाज़ा पर हमेशा से पहले से लेकर आज तक भाजपा हमेशा मुखर होकर इसके ऊपर बातचीत करती रही है और वहाँ से लेकर टोल प्लाज़ा का जो अपना स्पॉट है वहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टी के मुख्यालय तक, इधर त्रिकुटा नगर में और दिल्ली तक हमने ये आवाज़ लगातार उठाई है कि अगर वहाँ पर
यातायात जो है वो अवरुद्ध हो रहा है, सड़क खराब है, तो टोल के बीच में रियायत होनी चाहिए। ये प्रदेश अध्यक्ष हमारे अरविंद रैना जी ने ये सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये बिंदु रखा है। इसके साथ ही हमारे जितने भी यहाँ पर मुख्य प्रवक्ता से लेकर हमारे महामंत्री तक, उन सब ने इस चीज़ को अच्छी तरह से चर्चा की है। नितिन गडकरी जी से लेकर NHAI तक इन सभी अथॉरिटीज़ के साथ बात की है। अब ये जो बात है वो किस लेवल के ऊपर है, वहाँ पर किस दाव पेच में है, वहाँ पर कितनी इसके ऊपर रियायत दी जाएगी, उसके ऊपर वो लेटेस्ट अपडेट जो है वो आगे वही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं टोल प्लाजा को लेकर जो संग्राम था, जो लड़ाई थी, जो जद्दोजहद थी तमाम डोगरों की, उस पर पूर्ण विराम लग चुका था। हालांकि युवा रायपुर सभा जी की बात की जाए, उन्होंने पहले महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जो कि डोगरों की मांग थी, उन्होंने आवाज़ उठाई और मिली भी, और उन्हें शुक्रिया अदा भी किया कि भाजपा के दौरान ये छुट्टी मिली या फिर LG सरकार के दौरान ऐसी छुट्टी मिली। लेकिन जब टोल प्लाजा का मुद्दा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, बार ने हड़ताल की थी, ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की, उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि चैम्बर ने हड़ताल की, लोगों ने दुकानें बंद रखी, फिर आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि कहीं पर आप ही के पूर्व डिप्टी CM इस तरह के बयान कहते हैं कि वहाँ पर पैसे देकर उनको बिठाया गया था युवा राजपूत सभा वालों को, या वो ड्रामेबाजी कर रहे थे, वो कहाँ पर है। उसके बाद जब उनकी प्रेस वार्ता होती है युवा राजपूत सभा की, तो फिर कहते हैं कि वो आधे घंटे की स्पीच थी, तोड़ मरोड़ के दिया गया था। चलो मान लीजिए तोड़ मरोड़ के भी दिया गया था, तो फिर आखिरकार आपके प्रदेश अध्यक्ष उनके बिहाफ पे माफी मांगते क्यों नजर आए? आपको लगता है कि एक मामला जब ठंडा हो चुका था, NHAI आगे जा चुकी थी, तो उसके बाद दोबारा तूल देने की जरूरत क्या थी? देखिए, इसमें कोई तूलदी नहीं दी गई, और मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट तौर पे बोलना चाहूँगा, ना ही इसके ऊपर कविंद्र गुप्ता जी ने कोई ऐसा बयान दिया। और कविंद्र गुप्ता जी, जब ये मामला जो है वो बाद में इसको हाईलाइट किया गया है, तो उन्होंने, कविंद्र गुप्ता जी ने खुलकर इसके ऊपर बातचीत खुद क्या की भी आपको है। लगता है कविंद्र गुप्ता जी की तरह कि आप कह रहे हो कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला? देखिए, अगर आपने खुद भी वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आप देखेंगे कि कट शॉट्स हैं। तो अब जब कट शॉट्स हैं ऑलरेडी, तो वो एक बहुत लंबी एक बात है। कोई भी अगर मीटिंग होती है हमारी, कोई भी बैठक होती है, वो बैठक कम से कम घंटे से लेकर 2 घंटे की बैठक होती है। उसमें से आप अगर गिनती से किसी भी अगर मूवमेंट को कोई 1 मिनट अभी का चलाते हैं, 1 मिनट दूसरा चलाते हैं, 1 मिनट तीसरा चलाते हैं, तो वो हमेशा एक शक के घेरे में रहता है। एक सवाल और मेरा रहेगा, अगर यही गलती आम जनता करती है, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास करती है, या लोगों के बीच में उबाल लाने का प्रयास करती है। एग्जाम्पल तौर पर मैं कहता हूं, युवा रायपुर सभा जो है स्रो टोल प्लाजा में बैठी थी, उनको रात को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया, 1 हफ्ता वो अंदर रहे, रक्षाबंधन से पहले उनको रिलीज किया गया, इस बेस पे कि कहीं पर युवा रायपुर सभा इस तरह का माहौल क्रिएट ना करे जिस वजह से जो है यहाँ पर जो है तोड़फोड़ हो या फिर सिचुएशन संभालना मुश्किल हो जाए। अगर एक आम जनता का नागरिक ये हरकत करता है जिससे बवाल ना हो, र्यूमर मॉन्गरिंग ना हो, और अगर पूर्व डिप्टी सीएम इस तरह की बात करेंगे। मैं एक चीज बोलूंगा कि कोई ऐसा वो चीज नहीं की गई कि युवा राजपूत सभा को कंटेन करना था। युवा राजपूत सभा जो है एक बहुत जिम्मेदार दल है, और सबसे बड़ी मैं आपको बोलूंगा कि राजनीतिक दल से कई बार जो सामाजिक दल होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। राजनीतिक दल अपनी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो कैसे कोई चीज़ कहनी है, कैसे वो चीज़ नहीं कहनी है, उस पर हो सकता है कि वो सोच विचार करके बात करें। जो सामाजिक दल है, अगर हम युवा राजपूत सभा की बात करें, वो हमेशा से प्रशंसनीय उसके कार्य रहे हुए हैं कि उसने हर एक मुद्दे के ऊपर जो सामाजिक मुद्दा है यहाँ पर उसको खुलकर उठाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को ये लगता है कि उनमें से कुछ लड़के ऐसा कुछ बोल दें, ऐसा कुछ कर दें जो कि घातक सिद्ध हो सकता है, तो फिर क्या कानून अलग अलग है? अगर फॉर्मर डिप्टी सीएम के मुंह से ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो बाद में कहते हैं तोड़ मोड़ के रखेगी, क्या उससे माहौल खराब नहीं होगा? क्या उससे युवा रायपुर सभा या तमाम डोगरे जो है वो नाराज नहीं होंगे कि आखिरकार एक जम्मू के हित की बात उठाने के लिए युवा रायपुर सभा आगे आई और पूर्व डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि देखिए जी, इनको पैसे देके वहां बिठाया है, ये तो वहां पर तमाशगिरी कर रहे थे, ये तो वहां पर क्या ड्रामेबाजी कर रहे थे। मैं फिर यही चीज करूंगा कि अगर तो कविंद्र गुप्ता ने बोला होता कि ये मेरा बयान है, मैं ये बोलता हूं कि राजपूत सभा ने ऐसा किया, तो फिर तो ये था कि बयान गलत है, ठीक है। अब कविंद्र गुप्ता जी ये क्लियर अगर कर चुके हुए हैं कि भैया मेरा बयान नहीं है, अगर उनके मन में उनके लिए कोई बात है ही नहीं, तो फिर मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई आगे चर्चा का फर्दर कोई विषय बनता ही नहीं। चर्चा यहीं पर पूर्ण विराम करते हैं। क्लियरेंस और माफ़ी में फ़र्क होता है। कविंद्र गुप्ता जी ने हमेशा कहा कि देखिए जी, मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है। आपको लगता है कि एक क्लियरेंस इस तरीके से भी होती है कि देखो जी, मैंने ऐसा नहीं किया हुआ, वो वीडियो को एडिट किया हुआ है, वो तोड़ मोड़ के बनाया गया है, लेकिन फिर भी किसी की भावना ठेस होती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इतनी सी बात बोलने के लिए, क्योंकि आपको जनता ने उस कुर्सी पर बैठाया हुआ है, तो आपको लगता है कि इतनी तूल पड़ती ही नहीं? देखिए, मेरे ख्याल से जब उन्होंने ऑलरेडी उस समय जितने भी हमारे मीडिया के बंधु थे, पूरा सुबह से लेकर तो वो दोपहर तक उनसे बातचीत और खुल के बातचीत की है कविंद्र गुप्ता जी ने। तो जब इतने बड़े कैलिबर का आदमी जो है वो अगर इसके ऊपर बात खुल के कर रहा है, तो उसके बाद में इस चर्चा का विषय होना नहीं चाहिए, क्योंकि
कविंद्र गुप्ता जी जो है वो पहले ही सारा जो है सर्वधर्म समभाव को लेकर वो इस चीज़ों के ऊपर वो चल रहे हैं। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरा ना तो ये अभिप्राय था, ना तो मेरा ये मतलब था, मेरे बयान को जो है वो किसी और एंगल से दिखाया गया है, कहीं से कोई चीज़ें दो उठाकर तो आपस में जोड़ी गई हैं, तो फिर उसके ऊपर कोई ऐसे कोई बात आगे बनती नहीं चलिए है। यहाँ यहाँ इस चर्चा को पूर्ण विराम लगाते हैं। मैं आगे आता हूँ। भाजपा हमेशा कहती है इस बार 50 के पार। अब की बार 44 ये भी कहा था, शायद 44 का आंकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन इस बार 50 के पार। किस बेस पर भाजपा 50 के पार अपने आप को देखती है? जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर लोग परेशान हैं, जहां पर टोल प्लाजा को लेकर लोग परेशान हैं, जहां पर लोग डेली विजिट की बात की जाए वो परेशान है। लोगों को पता है कि मसले मिसाइल अगर भाजपा हल करेगी तो आखिरकार कब करेगी? ये कब वाला क्वेश्चन मार्क जो आता है, ये कब करेगी? ये 50 का आंकड़ा जितना भी हम बोल रहे हैं ये हमारे कामों को लेकर ही है। अगर हम यहाँ पर से लेकर, अगर यहाँ लखनपुर से लेकर हम अगर कश्मीर जितना भी हम एरिया है, अगर उसके ऊपर विकास कार्यों की अगर हम चर्चा करें, पिछले 9 सालों में जितने विकास कार्य हुए ये पिछले उससे 70 सालों में नहीं हुए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी डेवलपमेंट इन पिछले 7-8 सालों में हुई है इतनी कभी नहीं हुई। आज हम कश्मीर का हम घंटाघर भी देखते हैं, वहाँ पर अब कश्मीर की तस्वीर बदलती नजर आती है। जम्मू में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, दो राय नहीं है। समय सीमा से पहले जो है काम कंप्लीट हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है डेवलपमेंट हर एक को पसंद है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम से घर का दाल फुल्का नहीं चलता। आज बताइए नौकरियां कितनी भाजपा दे पाई है? या फिर मैं ये पूछना चाहूंगा कि हर घर में आज महंगाई दर जो बढ़ता जा रहा है, रोजगार अगर होगा ही नहीं। आप जब भी सवाल पूछे जाते हैं कहते हैं कि हमने एम्स खोला, जरूरत थी बिल्कुल जी, खोला। आईआईएम खोला, आईआईटी खोला। अरे इंसान के जेब में पैसा ही नहीं होगा तो पढ़ने कैसे जाएगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में? तो अब जब हमने एम्स खोला तो एम्स में जो हज़ारों नौकरियां निकलनी हैं, तो उसमें क्या हमने वो हज़ारों लोग बाहर से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करके तो नहीं लाने, वो यहाँ पर हमारे जो लोकल हैं, ज़्यादातर नौकरियां जो वो सभी लोकल्स को मिलेंगी। कोई अगर आपका सुपर स्पेशलिस्ट होगा तो वो हो सकता है कि अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो वो बाहर से यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। मशीन्स वहाँ से आ सकती हैं, लेकिन लोकल अगर स्किल्ड वर्कर जो है उसको वहीं से प्रोविजन होगी। अगर यहाँ पर आईआईएम होगा, आईआईएम का कोई 1 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर, 3 प्रोफेसर जो है वो बाहर से आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अगर अभी लेक्चरर बनने के तौर पे है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे, एसोसिएट प्रोफेसर, वो यहीं का लगेगा। कोई सफाई कर्मचारी है, कोई कैंटीन का कोई है वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन खुलता है तो उसके दायरे से हज़ारों नौकरियाँ निकलती हैं, तो रोज़गार निकलते हैं। अब ये नहीं है कि सारे के जो है वो टीचर की भर्तियां जो है टीचर की भर्ती में होनी चाहिए, डॉक्टरों की जो भर्तियां हैं जो सरकारी उसी में भर्ती, उसी को हम गिनेंगे। रोजगार का मतलब है कि एक आपके जो है इंडिपेंडेंट, एक अच्छी जो लाइफ है, एक अर्नड लाइफ जो है वो निकलनी चाहिए। हमारे जीडीपी से लेकर हर एक चीज़ के ऊपर अगर ओवरऑल जम्मू कश्मीर के आप जितने भी हमारे डेवलपमेंट के दायरे हैं, अगर हम उनके ऊपर बात करेंगे तो आज हम देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और रोज़गार, और अगर हम देखेंगे लेवल ऑफ लिविंग जो है उसके ऊपर बड़ा है। जो आज से अगर हम देखते थे, अगर 20 साल पहले जो हम मोबाइल, जो व्यक्ति मोबाइल, जो फैमिली मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, या फिर एलईडी का पैनल अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर एसी अफोर्ड नहीं कर सकती, आज वो ये सारा कुछ अफोर्ड करते हैं। अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, ओवरऑल हमारी असेसमेंट जो है, हम उसके ऊपर ना जाएं कि ये 10 रुपये की चीज़ है, 15 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये की चीज़ है, हम इसके ऊपर जाएं कि ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ ईज, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग द थिंग्स। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो पिछले कई सालों से चीजें बिगड़ी हुई थी या बेहतर होनी चाहिए थी, उनको ठीक करने में समय लगता है? बिल्कुल समय लगता है, और हो भी रही हैं, और आगे भी जल्द ही हो भी जाएंगी। और इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर पूरे कर रहे हैं। जितना भी, अगर मैं हमेशा दोबारा ये चीज़ बोलूँगा, जितने भी पैरामीटर्स के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वो हर एक पैरामीटर के ऊपर इस समय काम हो रहा है। बाकी ये है कि फिर मैं वही चीज़ दोबारा आऊँगा कि अगर मेरा आपसे प्यार है तो आपसे ही मैं प्यार की बात भी करूँगा और गिले की बात भी आपसे ही करूँगा। और जहाँ पर जो कमी रह गई है, स्मार्ट मीटर की बात हो या कोई और टोल प्लाजा की बात हो, कोई भी हो, जहाँ पर कोई भी कमी जो रह गई है, 100% परफेक्ट कोई नहीं होता, 99% हो सकता है, 100% परफेक्ट नहीं होता। तो जो कमी रह गई है उस कमी को हम आने वाले समय में पूरा करेंगे, और ज़्यादा अच्छे विश्वास के साथ, ज़्यादा अच्छे ढंग से पूरा करेंगे। डॉक्टर प्रदीप जी, आखिरी सवाल मेरा। हाल ही में काफ़ी दुखद खबर है, हमने एक कर्नल, एक मेजर, एक डीवाईएसपी जो हमने जवान खोए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक बड़े नेता का, जम्मू कश्मीर के ही कांग्रेस के बड़े नेता का बयान आता है और ये कहते हैं कि देखिए जी, पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ये इस तरह का बयान, मतलब अभी भी इनकी सोच ऐसी है कि हमारे जवान चले गए और अभी बातचीत की करनी चाहिए। देखो, नॉट एक्सेप्टेबल। इन लोगों का जो रोजी रोटी है, इनको पता नहीं इनके जो पाकिस्तानी बॉसेस है वो क्या फीड कर रहे हैं, कहाँ पर आईएसआई इनको फीड कर रही है, कौन फीड कर रहा है। इनका जो है सुबह वहाँ पर उनको दुआ सलाम वहाँ पर होता है, रात को सोने से पहले दुआ सलाम वहाँ होता है। जब एक तरफ हमारे जो है इतने बड़े जो मेजर ऑफिसर्स हैं वो सारे शहीद हुए हैं, उस समय उनको बी फिटिंग रिप्लाई देने की जगह कि उनके जो है वहाँ पर एक जवान की जगह हमने 10 जवान उनके मारने हैं, अपने जो खोया हुआ प्राइड है उसको वापस लाना है, उसकी जगह पर ये बात कर रहे हैं कि उनके सामने घुटने टेकते हुए बातचीत करनी है। नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। कितना अजीब लगता है, चाहे डॉक्टर फरूदुल्लाह साहब हों, चाहे मैं कांग्रेस के कई नेताओं की बात करूं,
अरे हिंदुस्तान का लोहा दुनिया भर में लोग मानते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कसीदे पढ़े जाते हैं कि ये हिंदुस्तान बहुत लकी है, इस तरह का प्रधानमंत्री इनके पास है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ ऐसे नेता जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान खाते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद के मसले को लेकर पाकिस्तान से बातचीत की जाए, बड़ा शर्मसार बात है। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए और मुझे लगता है सियासी रोटियां सेकने के लिए बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं। किस तरह से करारा जवाब एक आम जनता की तरफ से जाना चाहिए उन नेताओं को जो बात करते हैं कि आतंकवाद का सफाया करने के लिए जिस तरीके से आज सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई हैं, उसमें से कुछ ऐसे नेता जब इस तरह की बातें करते हैं कि बातचीत की जाए, आतंकवाद पर बातचीत की जाए, ऐसे बयान क्यों नहीं आते कि हमारे 3 जवान गए हैं तो उधर 30 मार के आओ? ऐसे जवान क्यों नहीं आते, जवाब क्यों नहीं आते? बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए और यहीं पर आपको पता चलेगा कि ऐसे लोगों ने जिन्होंने पहले हुकूमत की हुई है और ऐसी पार्टियां जो ऐसी विचारधारा को सपोर्ट करती है, उन्होंने क्या किया होगा। आज की डेट में भी उनके और भी उससे भी बड़े नेता की अगर बात करें, वो बोल रहे हैं वो चाइना के जहां पर एक तरफ हमारी टसल चल रही है तो उनके बड़े नेता जो है वो चाइना की तारीफ कर रहे हैं कि उनकी पॉलिसी जो है उनकी, तो मतलब कि इसकी पूरी की पूरी इस पार्टी का अगर मैं नाम लूंगा, ये पूरी पार्टी का बेसिक डीएनए जो है वो करप्ट हो चुका हुआ है। इनको भी ऐसी वैक्सीन जो है वो बनानी पड़ेगी, हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी बिल्ड वैक्सीन लगानी पड़ेगी कि इनका पूरा डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो, ये वापस जो है भारतीयता के दायरे में आए, इनको पता चले कि जो हमारी सरजमीन है, मिट्टी है, उसके प्रति वफादारी कैसे निभाई जाती है। जो वहां से ये गुलामी की मानसिकता में रह रहे हैं, ये उनके भी अपने वो नहीं है। अगर ये वहां पर जाएंगे कि भैया हमें शरण दे दो, वो शरण नहीं देंगे, वो भी गोली मारेंगे इनको। बस इन्होंने वहां पर उनके टुकड़ों के ऊपर पलते हुए इन्होंने कहीं से खाना कहीं से, रहना कहीं पर और बातें कहीं और की करनी है। इनको अब आज भी ये समझना चाहिए कि अपनी सरजमीन से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ये जो सरजमीन है, यहीं पर हमने जन्म लिया है, यहीं पर हमने खाक होना है और इसी की बात हमें करनी है। बहुत अच्छी बात इन्होंने की और खुल के हमने मुद्दों पे भी बात की और तमाम उन नेता को भी जवाब दिया जो रहते यहाँ पर है, खाते यहाँ पर है, जिनको नागरिकता यहाँ की मिली है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है और ये सच्चाई है। हाल ही में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को पछाड़ा था। तो कचिशनी में एक व्यक्ति था, मेरे मित्र हैं, सहयोगी मित्र हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का। वो एक मुस्लिम व्यक्ति है और हर बार शिवरात्रि में वो और उसकी वाइफ जो है वो भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती का रूप लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए जी, उन्होंने भी करारा जवाब दिया कि देखिए जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों की हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। जो ज़्यादा प्यार जिनको उमड़ता है पाकिस्तान के साथ, वो वहीं पर जाइए और वहीं पर जाके रहिए। तो ये कहीं ना कहीं समझना होगा लोगों को। शायद कुछ सियासी पार्टियों का ही पच नहीं रहा, जो ये सोचते थे, जिन्होंने ये बयान कहे थे। महबूबा मुफ्ती जी को मैं उनका बयान याद करवा दूं, जिन्होंने ये कहा था कि तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं रहेंगे। आज वो ये कहती हैं कि देखिए जी, इन्होंने हमें कैद कर दिया है, इन्होंने हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हमें हाउस अरेस्ट कर दिया है, हमें बाहर जाने दीजिए। जब चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती है ना, आज कश्मीर का युवा काफ़ी खुश है, उनको वो बदलाव नज़र आ रहा है जो पिछले कई साल से पहले जो है होना चाहिए था। आज कश्मीर में युवा वो नहीं है जिनको बहला फुसलाकर कहा जाता था, ये लो 500 रुपये दिहाड़ी, ये लो 1000 रुपये दिहाड़ी, जाइए और पत्थरबाजी करके आइए। आज पत्थरबाजी टोटल बंद हो चुकी है, आतंकवाद का सफाया हो रहा है। तो शायद जो सियासी रोटियां सेकते थे, धर्म मजहब की लड़ाई करते थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे को लड़ाते थे, उनके जब दुकानें बंद होगी तो ये उल्टे सीधे बयानबाजी आना उनकी तरफ से लाजमी सी बात है। आज का वोटर, आज का युवा बहुत समझदार है, वो समझता है कि देश हित की बात जो करता है या फिर किसी के भी हित की बात हो तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये जो कुछ सियासी लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी भी पुरानी है और ये सोचते हैं कि बच्चों को गुमराह करके इस तरह से धकेला जाए, दोबारा से इस तरह से दंगे फसाद करवाए जाएं, तो वही लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो आज के युवा इतने समझदार हैं और आने वाले समय में ज़रूर ये जो कुछ नेता हैं उनकी सोच भी ज़रूर बदलेगी। देखते चलमन, राहुल खत्री, नमस्कार।